तो ज्यादा इंपैक्टफुल होता। मैं सुनील सर के बताऊं, सुनील सर जैसा कह रहे हैं, देखिए गुगली तो फिर उन्होंने फेंकी है, देर हो गई भली, लेकिन अभी इतनी भी देर शायद नहीं हुई है। जो जिस वक्त पे चाहिए तो शायद उस समय उन्होंने डाली गुगली, और गुगली ने परेशान तो कर दिया है। अभी आने वाले दिनों में और भी ऐसी गुगलियां आना बिल्कुल सुनिश्चित है कि आएंगी, और एक के बाद एक। और अब सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी का खेमा है, एनडीए खेमा है, उसको बहुत सारे मोर्चे पर शायद जवाब देना होगा। ये क्या उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाला है या उनके लिए मुफीद कुछ हो गया? आपका अपना आकलन सुनील सर। धन्यवाद संजीव जी। एक तो तेजस्वी यादव को जो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया आज, इसको मैं देरी नहीं मानता। वजह इसकी मैं मानता हूं कि अगर चुनाव शुरू होने के पहले के साथ ही अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाता तो पूरा का पूरा एनडीए तेजस्वी यादव पे हमलावर होता, और जो गठबंधन की घोषणाएं हैं, आश्वासन हैं, लोगों के बीच पहुंचने की जो कोशिशें हैं, वो कहीं चर्चा में रहता नहीं, कहीं भी नहीं रहता। वो केवल तेजस्वी 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 चलता। जो माहौल प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव शुरू होने के घोषणा के पहले कर दिया, जो तमाम तरह के उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए उनके नेताओं को लेकर के, वही स्थिति महागठबंधन की हो जाती। माने कि एनडीए के निशाने पर तेजस्वी यादव होते, महागठबंधन नहीं होता। इसके पहले, आज इस घोषणा के पहले, महागठबंधन ने जितने अपने चुनावी विमर्श है, चाहे वो कल जो घोषणा किया तेजस्वी यादव ने जीविका बहनों को 30,000 रुपए देने का, सरकारी नौकरी देने का, 2 लाख लगभग जो उनके कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, या सरकारी काम करने वाले जो जीविका बहनें हैं उनको 2,000 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त दिए जाने का, जो तमाम तरह की इन्होंने घोषणाएं की। इसके पहले जो उन्होंने घोषणा किया था कि जिन परिवारों में अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिली है उनको सरकारी नौकरी देने की बात, यह चीजें विमर्श फिर नहीं रहती, अब चर्चा कर ही नहीं करा पाते। फिर वही तेजस्वी का 9 पास, जंगल राज, फलाना ढमाका, यही सब चलता। लेकिन आज महागठबंधन ने अपने चुनावी विमर्श को लोगों के बीच में सफलतापूर्वक रख दिया। अब इस विमर्श के इर्द गिर्द एनडीए को बोलना, इसीलिए आप देखिए कि घोषणा के साथ ही बीजेपी के लोग सक्रिय हो गए। उन्होंने एकदम टारगेट करना शुरू कर दिया तेजस्वी को। फिर इनका जो वोट बैंक है उसको टारगेट करना शुरू किया कि किस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कुछ नहीं दिया गया, और ये नहीं, उनको नहीं दिया, उनको नहीं दिया, ये टारगेट करना शुरू कर दिया। इन चीजों को अब अगर आप चर्चा में लाते हैं तो कम से कम जो चुनावी घोषणाएं हैं और वायदे हैं या आश्वासन है, उनके उस विमर्श को आप कमजोर नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक चुनौती प्रस्तुत करती कि आखिर आपका चेहरा कौन है, क्योंकि अभी तक पिछले 2020 के भी चुनाव में साफ था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा, लेकिन 2025 के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, और न केवल कह भी नहीं रही है, वह यह भी कह रही है कि अपना मुख्यमंत्री बनाना मेरा लक्ष्य है। बिहार में हम अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब उसके सामने ये चुनौती है कि वह नीतीश कुमार के समर्थकों को अपने साथ बांधे रखे, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित बिना किए अपने मतदाताओं का, अपने समर्थकों का, अपने रैंक एंड फाइल का उत्साह को बढ़ाए रखे, और जो एंटी इनकम्बेंसी का स्तर है उसके प्रभाव को कम करे। आज उसके सामने चुनौती होगी, क्या वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा मानेगी? अगर मुख्यमंत्री का चेहरा उसको मानती है तो अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत करती है, क्योंकि वो अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह इसलिए बनाए हुए है कि वह बताना चाहती है कि मुख्यमंत्री हम अपना बनाए। अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न करके जो नीतीश कुमार के लोग हैं उनको अभी एक तरह का आश्वासन देती हुई दिखाई पड़ रही है कि नहीं, हम तेजस्वी नीतीश कुमार से हम अलग नहीं होने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी बिना नीतीश कुमार के सहयोग के बिहार की राजनीति का जो दरिया है उसको पार नहीं कर सकती है। उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास जो अपने हथियार हैं वो हथियार बिहार में काम नहीं करते। वो ध्रुवीकरण का हथियार है और राष्ट्रवाद का हथियार है। गवर्नेंस की बात करती नहीं है ये सरकार, ये पूरी की पूरी पार्टी, कि वह एनडीए की सरकार ने केंद्र में क्या किया है या 20 साल की सरकार ने क्या किया है। तो 20 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है और नीतीश कुमार ने जो अपना समर्थक वर्ग तैयार किया है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी, उनकी क्रेडिबिलिटी में कमी के कारण जो उनका मतदाता वर्ग है वह
जाएगा कहां? उनको आकर्षित करने के लिए जो महागठबंधन ने प्रयास किए वह उसका असर बहुत है, और वह इस असर को मुख्यमंत्री का चेहरा शुरू में घोषित करके वो नहीं बनाए रख सकती थी। कोई बात ही नहीं करता, एनडीए उसकी चर्चा ही नहीं होने देती, वह केवल नीतीश कुमार, केवल तेजस्वी यादव की चर्चा करती। अब रही बात यह कि महागठबंधन और एनडीए, देखिए मैं मानता यह हूं कि महागठबंधन में जो दल हैं, चाहे आरजेडी है, कांग्रेस है, सहनी साहब है, और सीपीआई, सीपीएम और माले, ये राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। ये किसी एक क्योंकि ये एक दूसरे को कमजोर करके महागठबंधन को मजबूत नहीं कर सकते, जबकि एनडीए में एक दूसरे के खिलाफ पार्टियां हैं। बिल्कुल बीजेपी कतई नहीं चाहती कि मजबूत नीतीश कुमार रहे। जेडीयू का कार्यकर्ता नहीं चाहता है कि बीजेपी मजबूत हो, एलजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार मजबूत हो, मांझी साहब नहीं चाहते हैं कि एलजेपी मजबूत हो। और उनकी राजनीति खुल्लम खुल्ला है, उनके बीच में कोई ये स्थिति नहीं है। कम से कम महागठबंधन में नेताओं के बीच में विमर्श की कमी नहीं है, वो एक दूसरे से बात कर लेते हैं। अभी जो कल तेजस्वी यादव ने घोषणा की, जो पिछले दिनों 4-5-6 दिनों से वो गायब थे, तो लग रहा था कहां चले गए, लेकिन कल की घोषणा ने उस पिछले दिनों की उनकी अनुपस्थिति को कंपनसेट कर दिया कि एक बड़ी तैयारी में, बड़ी राजनीतिक तैयारी में लोग थे। आज जब कांग्रेस के लोग आ गए, उन्होंने तेजस्वी यादव को, सहनी साहब को बाकायदे अपना नेता घोषित कर दिया, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, तो लगता है कि आप तैयारी के साथ हैं। अब यह बात कही जा रही है कि आंतरिक संघर्ष, यह आंतरिक संघर्ष, महागठबंधन में आंतरिक संघर्ष भी एनडीए का एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। ठीक है। आखिर कोई एनडीए की बात क्यों नहीं करता कि 35-36 जगहों पर एनडीए के बागी उम्मीदवार हैं, और वो बागी उम्मीदवार सामान्य नहीं है कि मतलब जिसको टिकट नहीं मिल रहा था, पहली बार चुनाव लड़ना चाहता था, वो चुनाव मैदान में उतर गया। वो गोपाल मंडल जैसे लोग भी हैं जो 4 बार के विधायक, ठीक बात, पूर्व मंत्री हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो मैदान में उतर गए, और टिकट बंटवारे को लेकर के इतना संतोष है। एक छोटा सा मैं उदाहरण दे दूं, जैसे कि पटना में अभिषेक जी को और बेहतर तरीके से पता होगा, एक विधानसभा क्षेत्र है पाली, वहां पे लड़ रहा है एलजेपी। पटना में कौन सा एलजेपी का प्रभाव है भाई? लेकिन चूंकि इलाका रहा है जेडीयू का, और वो दे दिया गया टिकट वहां एलजेपी को, तो वहां भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों के कार्यकर्ता हतोत्साहित है, वो एलजेपी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप नेवादा में, नालंदा में, राजगीर में जो नीतीश कुमार जी के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, वहां पे अगर आप एलजेपी को टिकट देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप जेडीयू के कार्यकर्ताओं को उत्साहित नहीं कर सकते, वह संभव नहीं हो। तो उनका तो आंतरिक संघर्ष जबरदस्त है, वो उनका कार्यकर्ता उन इलाकों में उस दल के साथ खड़ा नहीं है जो उनके प्रभाव क्षेत्र में जाके के उम्मीदवार बन गया। आप एक भी बयान तेजस्वी यादव का कांग्रेस के खिलाफ नहीं देखेंगे, नहीं है। राजेश राम का बयान तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं है, दीपांकर भट्टाचार्य साहब किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते। तो इन सीपीआई सीपीएम के बीच में जो एक संघर्ष हुआ कि कुछ इलाकों में इनके फ्रेंडली संघर्ष की स्थिति आ गई, आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन है और तस्वीर साफ हो जाएगी। पहले हो रहा था कि दो लोग बैठ गए, 2 लोग अलग, कांग्रेस का भी अलग हुआ, एक और अलग हुआ, अभिषेक जी और अभी तस्दीक करते हैं, कुछ अलग हुआ है, हो गए। ये लग रहा था कि लोग वापस हो जाएंगे और ये संख्या घटते ये हो सकता है कि पूरी तरह से खत्म हो जाए या मामूली जगहों पर रहेगी। दूसरी चीज मैं ये भी मानता हूं कि जिन 11 जगहों पर या 7 जगहों पर चर्चा चल रही है, आप जिन इलाकों में फ्रेंडली कंटेस्ट की बात की जा रही थी, आप इस आधार में विश्लेषण कीजिए कि उन क्षेत्रों में महागठबंधन की जीत कितनी रही है। 2020 के चुनाव में केवल 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, बाकी महागठबंधन का कोई दल इन इलाकों में जीत दर्ज नहीं कर पाया था। तो यह भी हो सकता है कि कुछ रणनीति का भी हिस्सा हो सकता था, इसकी व्याख्या की जा सकती है। लेकिन अगर ऐसी सीटें जहां पे महागठबंधन के दल जीतते रहे हैं, वहां पे अगर फ्रेंडली कंटेस्ट की बात आती, निश्चित रूप से सवाल पैदा होता कि आप अपने मतदाताओं के बीच में, अपने समर्थकों के बीच में संकट पैदा कर रहे हैं। लेकिन इन इलाकों में तो स्थिति नहीं थी, तो ये हो सकता है कि कोई स्ट्रेटजी भी रही हो। तो यह आज का जो निर्णय है, निश्चित रूप से
महागठबंधन ने अपने सभी विमर्शों को अपने मतदाताओं के बीच पहुंचा करके यह घोषणा की। तो दोनों लक्ष्य उसने पाए, अपने लोगों को अपने लोगों के सामने विकल्प भी रख दिया और अपनी बात भी चुनावी जो बातें थी वह भी कह लिया। अब सरकार अब दोनों चीजें, अब एनडीए को दोनों बात करनी पड़ेगी, उनको उन पे हमला भी करना पड़ेगा जो उन्होंने चुनावी वायदे किए हैं। अगर उन चुनावी वायदे के बाद जितना हमला करेगी वह उतना ही विमर्श में आएगा और तेजस्वी यादव तो ठिकाने पे रहेंगे। जी राइट। मैं लौटता हूँ, दोबारा लौटूंगा आपके पास। मैं पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बना। राइट सर। इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल। क्या कहिएगा सुनील सर, क्या दांव सही खेले जा रहे हैं, कार्ड सही खेल रहा है इंडिया ब्लॉक? एक चीज, और ये सारा जो दृश्य है, सारी स्थिति है, परिस्थिति है, आगे क्या आप देख पा रहे हैं? कल से मोदी क्या मूव संभावित है आपकी भी और अरुण जी की? फिर मैं अभिषेक सर से खत्म करूं। रविशंकर प्रसाद जी का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई। बिहार में सम्राट चौधरी पे जो भ्रष्टाचार का आरोप लगे उसकी चर्चा नहीं होगी। अशोक चौधरी पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं चर्चा नहीं होगी। तेजस्वी यादव पे भ्रष्टाचार के वो आरोप हैं उस दौर के हैं जब संभवतः तेजस्वी यादव उस समय नाबालिग रहे होंगे। नाबालिग। आज तो आपके उप मुख्यमंत्री पे आरोप लगे हैं, उसकी बात ही नहीं करते आप। आपके सामने वो अभी पुष्ट होना है, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लिया गया वो तो सबके सामने है। अरबों रुपए कंपनियों से आपने पैसा लिया, उनको आपने उपकृत किया, उनके खिलाफ सर जो भ्रष्टाचार के मामले थे, जांचें थी, उसको आपने बंद कराई या उनको आपने बड़े बड़े ठेके दिए। ये जो केयर फंड की उसकी बात ही नहीं करते हैं। तो ये जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं आज की तारीख में, पिछले एक दशक के, उन पे तो कोई चर्चा नहीं करना चाहती है बीजेपी। और क्या अगर बीजेपी नहीं चर्चा करना चाहती है तो चर्चा खत्म हो जाएगी, बिहार के लोग उससे चर्चा नहीं करेंगे। बड़े सलीके के समय मैं कह रहा था कि अगर यह तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा शुरू में हो गई होती तो यही बातें होती जो रविशंकर प्रसाद कर रहे हैं, या कोई बात नहीं हो पाती कि वो जीविका बहनों के लिए क्या करना चाहते हैं, या नौकरी का सवाल, या अन्य जो सामाजिक विकास और सशक्तिकरण की बात जो कांग्रेस ने किया, उस चर्चा में आने ही नहीं पाती। यही पीछे चलता रहता। नहीं सुनील सर, जो एसआईटी कर्नाटक से निकला, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो देने वाला है। चेतना तो सवाल यही है कि अगर एसआईटी ने तो साक्ष्यों के साथ बात की है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं है। अगर वह बात कर रही है कि 80 पैसा एक नाम कटवाने के लिए खर्च किया गया, सवाल है कि निर्वाचन आयोग उसका खंडन करे, या जिस बीजेपी नेता के घर पे छापे पड़े हैं उसके बारे में बोले। वो भाई जिनके यहाँ छापा पड़ा हो तो बीजेपी के नेता हैं, जिनके लोगों के यहाँ रेट पड़े तो बीजेपी के नेता संबंधित लोग हैं, वहां बीजेपी बोले ना। जो लोगों की जो घटनाएं, जो भ्रष्टाचार, चुनाव को प्रभावित करने के जो तौर तरीके सामने आए हैं, उसे बीजेपी नहीं बोल रही। वो अब ये इन विषयों पर बोलेगी तो अभी तो तेजस्वी यादव को सद्य का लाभ मिलना चाहिए कि जब वो उप मुख्यमंत्री थे, जब वो सरकार के अंग थे, उस समय उनके भ्रष्टाचार कोई आरोप है कि नहीं है? आपको तो उप मुख्यमंत्री पर सीधे सीधे आरोप लगाया है जन स्वराज पार्टी ने, उससे क्यों नहीं बोलते हैं? आप ये कहिए कि गलत आरोप है, या आप ये कहिए कि हम जांच कराएंगे, आपने कुछ नहीं कहा। और सबसे पहले जो लिस्ट जारी हुई बीजेपी की, उसमें आपने सम्राट चौधरी को टिकट दिया तारापुर से। सवाल यह विमर्श में नहीं आने पाएगा, क्योंकि सत्ता में रह करके बीजेपी के खिलाफ खुद भी तमाम तरह के आरोप लगे हैं, और ये आरोप लगे हैं कि वह अपने नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के लगने वाले आरोपों को जांच कराने के पक्ष में। आज तक कोई भ्रष्टाचार के आरोप में किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया हो, किसी पार्टी के लोगों को निकाल दिया गया हो, किसी के खिलाफ जांच कराई गई हो? ये तो तथ्य है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसमें 95% विपक्ष के नेताओं के पास उनकी कार्रवाइयां हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के आरोपों का जो रविशंकर प्रसाद जी कर रहे कोई बहुत बिहार में चर्चा होगी। चर्चा उनकी होगी कि सरकार का एंटी इनकम्बेंसी कितना प्रभावी है, यह सरकार पिछले 20 सालों में किया क्या है, और जिस 20 वर्षों में सर्वाधिक समय तक बीजेपी सत्ता में रही है। जी बिल्कुल। नहीं अरुण सर, ये मैं छोटी छोटी टिप्पणी कर दीजिएगा, मैं फिर अभिषेक आप करिएगा। अरुण जी, ये तो शायद सिंपैथी बढ़ेगी मुझे लगता है, जो आप ये जो टाइमिंग हर बार, जैसे कहा हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि वो नाबालिग थे जब ये केसेस हुए। आज आप उसको अगर गड़े मुर्दे खोदना, और जो रविशंकर प्रसाद कर रहे थे सारा का सारा, मैंने गड़े मुर्दे की ही बात की, तो सिंपैथी बढ़ेगी। ये क्या विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसा है ना, ये कहीं टिप्पणी? नहीं, देखिए संजीव जी, मैं सुनील जी ने जो कहा मैं उसको दूसरी तरह से देखता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर शुरुआत ये हो जाती तो अब तक तो बीजेपी का सारा
तर्कश खाली हो जाता, उनके पास बोलने को कुछ नहीं रहता। और आज जो बात आज सुनील जी ने कही, इस पर बहस आ जाती, क्योंकि जब